जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर साथियों सामान्य ज्ञान के जितने टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक को कवर किया गया है इन सभी प्रश्नों के माध्यम से। कुल मिला के अगर मैं कहूँ साथियों, जितना आज आपको इस क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाए इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आप साथियों एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। बस पूरा ध्यान आपको आने वाले 15 से 20 मिनट आपको इस क्लास में देना है। आसपास जो भी हो रहा है बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, पूरा ध्यान क्लास में अगर है तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम क्रैक आराम से हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। देखिए, दो लोगों के नाम आपको ध्यान रखना है कि दो लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ये कोई नहीं आपको बताता है। पहला नाम आपको ध्यान रखना है साथियों भीमराव अंबेडकर जी का, और दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है साथियों तेज बहादुर सप्रू जी का। यानी कि अगर बात करें साथियों, भीमराव अंबेडकर ने भी लिया था और तेज बहादुर सप्रू ने भी लिया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर बात करते हैं साथियों तीनों गोलमेज सम्मेलन की, पहला गोलमेज सम्मेलन साथियों कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था साथियों? 1931 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। सवाल आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन ये कहां पर हुए थे, तो लंदन में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे एक बार। उसके बाद देखिए कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, यानी कि चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके अलावा साथियों उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज्यादा किया जाता है और आलू का उत्पादन भी सबसे ज्यादा किया जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या को कितना प्रतिशत भारत में रहती है, यानी कि विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है। अगर साथियों ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो जाना चाहिए वो 17% के साथ जाना चाहिए। आंसर अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो एक कैसा अधिकार है, तो ये साथियों मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आपको ध्यान रखना है। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि एक तरफ आपके सामने शहर है और एक तरफ आपके सामने नदियां हैं। आपसे पूछा यह जा रहा है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा है। अगर बात करें ना कोलकाता, तो हुगली नदी के किनारे पर बसा है, यह बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करें प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पर बसा है, यह भी बिल्कुल सही है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आगरा की बात करें, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आगरा साथियों अगर बात करें ना तो आगरा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। आगरा की यहां पर बात आई है तो एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो सिकंदर लोदी ने बनाया। कब बनाया, तो 1504 में बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी आप लोग ध्यान रखें कि आगरा को ताज नगरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों इन 50 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 1 से 2 रिलेटिव प्रश्न भी मैं आपको बता रहा हूं, और जो संबंधित प्रश्न होते हैं ना ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो लगभग इस क्लास में हम लोग 50 नहीं बल्कि 150 प्रश्नों के आसपास हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पूरा ध्यान आपको इसी क्लास में रखना है साथियों, बिल्कुल बाहर या बिल्कुल क्लास से हटना आपको नहीं है, अगर आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम एक अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है। चलिए देखिए भाई, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, आपको पता होगा कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, और 1887 में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी साथियों, वो किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो यहीं से प्रश्न बन गया कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कब की गई, तो 1887 में की गई। अगर पूछा जाए कहां पर की गई, तो मद्रास में की गई। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन दे दे, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना है। जो क्लास में आपको करा रहा हूं ना, वो क्लास अगर आप कर लेते हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है।
कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बताने की कोशिश कीजिए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अगर बात करें साथियों थारू जनजाति की, जब हम बात करते हैं ना, तो थारू जनजाति साथियों दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगर बात करें ये थारू जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये सबसे ज्यादा साथियों नेपाल में है। ये समझ लीजिए 66% जनसंख्या जो है ना थारू की, ये नेपाल में ही निवास करती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा भील जनजाति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गारो जनजाति की बात करें तो ये मेघालय में पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना भाई। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित या संबंध कर सकते हैं। चलिए भाई, तो क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की एक बार कोशिश करेंगे फटाफट। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों? अगर चैनल पर आप लोग नए हैं ना, तो चैनल को आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट देने वाला हूं। शेरशाह सूरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य साथियों ये कहां पर किया जाता है? ये तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर प्रश्न आपसे ये बन जाए कि लठमार दिवाली नृत्य कहां पर किया जाता है, तो बुंदेलखंड में किया जाता है। पूछा जाए लठमार होली कहां पर की जाती है, तो बरसाना में की जाती है, जो कि मथुरा में है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे साथियों। चलिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, भारत में जो पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें ना, तो ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत योजना आयोग के द्वारा की जाती थी। उस समय तो योजना आयोग थी, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत योजना आयोग के द्वारा की जाती थी। कब से कब तक रही? तो 1951 से लेकर 1956 तक यह कार्यकाल था पहली पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब बात करें, अब पंचवर्षीय योजना जैसे कि योजना आयोग के द्वारा शुरू की जाती थी, लेकिन अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद देखिए नीली क्रांति की अगर बात करें, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर नीली क्रांति की बात करते हैं, इसका संबंध साथियों मत्स्य पालन से। ये मत्स्य पालन क्या है? मछली के उत्पादन को ही मत्स्य पालन कहा जाता है। एक प्रश्न जो बहुत ही गोल्डन प्रश्न है साथियों, आपसे पूछा जाएगा कि नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहां पर दो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो हीरालाल चौधरी का और अरुण कृष्णन का। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन एक आएगा, क्या आएगा? हीरालाल चौधरी आएगा। अगर बाई चांस ये हीरालाल चौधरी ना आए ना, तो अरुण कृष्णन ऑप्शन में आएगा, तो उसको आप लगा देंगे। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी साथियों डेल्टा बनाती है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। देखिए, कुछ नदियों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कि गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, स्वर्ण रेखा नदी है, गोदावरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। तो ये तो साथियों डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब यहां पर आंसर क्या होगा साथियों? ठीक है, गंगा इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, कुछ नदियां एस्चुअरी भी बनाती हैं, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एस्चुअरी भी बनाती है। इस प्रकार से साथियों अगर आप लोग पढ़ते रहे ना, तो ये समझ लीजिए पूरी सामान्य ज्ञान का ऑल टॉपिक्स का आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और आप लोग कुछ नया भी सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भूकंप की तीव्रता तो साथियों सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। भारत में कर्क रेखा जो है ये लगभग साथियों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है साथियों? एग्जाम में प्रश्न आएगा, और इससे संबंधित और भी प्रश्न आ सकते हैं। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है कि वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, तो वो भी देहरादून में है। आपसे पूछा जाएगा चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर स्थित है, तो कानपुर में है। आपसे पूछा जाएगा कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो दिल्ली में है। इतने पॉइंट आप लोग ने अगर ध्यान रख लीजिए साथियों, जो मैं प्रश्न से संबंधित बता रहा हूं, तो यह माना जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम हॉल में आपको इसे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना। चलिए,
तो जितनी कोशिश आपके लिए की जा सकती है, जितना अच्छा पेपर आपके लिए बनाया जा सकता है, क्वेश्चंस लाए जा सकते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कम मेहनत में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम अच्छे तरीके से क्रैक हो जाए और फाइनल सेलेक्ट हो जाओ, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको इस चैनल के माध्यम से करना होगी। म्यांमार की राजधानी कहां पर स्थित है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए साथियों। चलिए फटाफट साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो नेपिडो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें म्यांमार की राजधानी तो नेपिडो है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहां पर साथियों बात करते हैं टोक्यो की, तो ये जापान की राजधानी है। अगर बैंकॉक की बात करें तो बैंकॉक साथियों थाईलैंड की राजधानी है। ये 2 पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता थी। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो था ना, वो साथियों श्रावस्ती था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो की गई वो 1945 में की गई। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहां पर, तो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के द हेग में है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। भारत के सबसे पहले अगर अंतरिक्ष यात्री की बात करें ना साथियों, तो वो कौन थे, वो राकेश शर्मा थे। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार की अगर बात करें ना साथियों, किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो ये तो साथियों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड को, ग्रैमी पुरस्कार को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रैमी अवार्ड को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ग्रामोफोन अवार्ड से भी इसको जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है साथियों, डींग एक्सप्रेस के नाम से तो हिमा दास को जाना जाता है। ये कहाँ की है, तो ये असम की रहने वाली है, ये बात भी आपसे पूछी जा चुकी है। उसके बाद देखिए साथियों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वो साथियों सीपीयू के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सीपीयू, अगर सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सीपीयू को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, पूछा जाएगा। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है और सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और सीपीयू तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए साथियों, जल में घुलनशील जो विटामिन होंगे ना, एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये कीड़ा होते हैं। कीड़ा ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए, ये विटामिन वसा में घुलनशील और ये विटामिन जल में घुलनशील। तो पूछा जा रहा है जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, तो विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर से मतलब आपको नहीं रखना है, जो सही है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, किधर गया, ये था ना, हाँ ये तो हो गया था। अब इसको देख लीजिए आप लोग कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। हरित क्रांति की शुरुआत की अगर बात करें तो 1966-67 में हुई थी, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और अगर आंसर की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, और जिनका आंसर यहां पर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देख लीजिए कि अजंता की गुफाओं का संबंध की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये किस धर्म से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो अजंता की गुफाओं का संबंध तो साथियों बौद्ध धर्म से है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अजंता की गुफाएं कहां पर है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में है। और केन्हेरी की गुफाएं कहां पर हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में है। इतने से पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो कोई हराने वाला आपको पैदा नहीं हुआ, कोई सानी आपका नहीं हो सकता साथियों। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं
ये समझ लीजिए पूरी यूट्यूब की जगत का सबसे बेस्ट कंटेंट आपके पास पहुंच रहा है और बिल्कुल निःशुल्क पहुंच रहा है। 1 रुपया भी आपसे ना तो लिया जाएगा ना कभी कहा जाएगा कि आप दीजिए, तो ये कंटेंट आपको मिला जाएगा जिंदगी भर। साथियों अगर बात करें आने वाली जनता के लिए कंटेंट बिल्कुल मुफ्त है और आपके लिए तो है ही है। आपको 1 महीना पढ़ना है और पढ़कर अपना सिलेक्शन ले लेना है, ये होगा साथियों। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बाख्शू खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित हैं। तो बाख्शू खान की अगर बात करें साथियों, लखनऊ घराना, पहली बात आपको ध्यान रखना है साथियों कि लखनऊ घराने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और लखनऊ घराने को क्या कहा जाता है? कव्वाल घराना भी कहा जाता है। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा था? तो कौन सा है साथियों? गोवा है। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है? देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है, तो लाल किले का चित्र दर्शाया गया है। आपसे अगर पूछ ले 200 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है, तो सांची की स्तूप का चित्र दर्शाया गया है। आपसे पूछ ले अगर 2000 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है, तो मंगलयान का चित्र दर्शाया गया है। आपको ध्यान रखना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? अगर बात करें वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो होती है ना साथियों, वो नाइट्रोजन होती है और 78% होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है साथियों? 21% होती है। आर्गन की मात्रा होती है 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे 0.03% होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया? चलिए, तो ये भारत कब आया साथियों? 1498 में ये भारत आया। डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है डेट से आपको कंफ्यूज किया जाए। तो 20 मई 1498 में आपको ध्यान रखना है वास्को डी गामा भारत आया। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? देश और उसकी राजधानी, राज्य और राज्यपाल, राज्य और मुख्यमंत्री, कौन सा राज्य किस नदी के किनारे पर है? इस तरह के प्रश्न साथियों बहुत पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर सुमेलित नहीं है यानी कि गलत युग्म को आपको बताना है, कौन सा हो सकता है बताइए। देखिए, सिक्किम की राजधानी तो है गंगटोक, की बिल्कुल सही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने देखा था साथियों नागालैंड की राजधानी क्या थी, तो नागालैंड की राजधानी साथियों मैंने आपको बताई थी, नहीं नागालैंड की राजधानी नहीं बताई थी, किसी और राज्य की राजधानी बताई थी। तो नागालैंड की राजधानी साथियों होती है कोहिमा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है भुवनेश्वर, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। तो आंसर आपको जो मिलेगा यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक चलाई गई थी, यानी कि महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर साथियों बात करते हैं तो नवाबगंज पक्षी विहार आपका राइट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। शेरशाह को दफनाया गया। देखिए भाई, शेरशाह की जब बात आती है तो शेरशाह से संबंधित 2 से 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि कबूलियत प्रथा या पट्टा प्रथा, कबूलियत प्रथा और पट्टे प्रथा की शुरुआत किसने की? तो शेरशाह सूरी ने की। आपसे पूछा जाएगा पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया? तो शेरशाह सूरी ने दिया। आपसे पूछा जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? शेरशाह सूरी ने करवाई। अगर आपसे पूछा जाए शेरशाह सूरी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1540 से लेकर 1545 तक इसका कार्यकाल था। अब अंतिम प्रश्न की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी को कहां पर दफनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है साथियों सासाराम में दफनाया गया। यह बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और सासाराम कहां पर है? यह बिहार में है। चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करते हैं तो साथियों ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करें तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए गुलाम वंश की स्थापना की अगर बात करें तो किसके द्वारा की गई साथियों? गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो गुलाम वंश की अगर बात करें तो ये साथियों 1206 से लेकर कब तक चलता है? 1290 तक ये चलता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। चलिए अगर बात करते हैं साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। इससे हमें मालूम पड़ता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में बहुत ज्यादा दान किया था, गरीब लोगों को बहुत समझा था। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के प्रश्न की, तो आपकी स्क्रीन पर है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर साथियों जो है ना वो स्थित है। तो अगर बात करते हैं साथियों शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर है, तो कर्नाटक में है, यानी कर्नाटक के कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। बात आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा ठीक है किस ऑप्शन के साथ साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना है कहां पर हुई थी, तो बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी होती है। तो साथियों कंप्यूटर की चिप की अगर बात करें तो ये तो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। कई बार प्रश्न आ चुका है आपसे एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना। यहां पर साथियों अगर बात करें कंप्यूटर आ गया है, एक प्रश्न एक प्रकार का प्रश्न जो आपसे बहुत पूछा जाता है कि 1 KB में बताइए कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। फिर पूछा जाएगा 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1024 KB होते हैं। पूछा जाएगा 1 GB में यानी कि 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे आपको डेली 1 GB मिलता होगा नेट, उसमें 1024 MB होते हैं। 1000 MB नहीं बल्कि 1024 MB। MB बोले तो मेगाबाइट हो जाएगा। उसके बाद एक TB होता है। टीबी क्या होता है, टीबी में 1024 GB होते हैं। एक पीबी होता है, उसके बाद 1000 पीबी यानी कि पेटाबाइट में 1024 टीबी होते हैं। टीबी बोले तो टेराबाइट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो है वो दी गई है, बताइए। देखिए अगर बात करते हैं ना साथियों, जैसे कि जो राष्ट्रपति होते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा दंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि उस दंड को वो माफ कर सके या उसका निलंबन कर सके, ठीक, या उसको रोक सके या उसको टाल सके। तो ये जो शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है, किसको, राष्ट्रपति को। इसलिए आंसर जिनका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाई गई, यानी कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता में थी, 1911 में कोलकाता से दिल्ली में लाई गई। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आरबीआई की अगर बात करें यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसकी स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। किस एक्ट के माध्यम से की गई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के एक्ट के माध्यम से की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की अगर बात करें साथियों, तो सभी बैंकों को यह नियंत्रित करता है, अर्थात बैंकों का बैंक ये कहलाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रसिद्ध कवि शायर भी हैं, संगीतकार भी हैं, जिनका नाम है अमीर खुसरो। तो इनका जन्म आपसे पूछा जा रहा है कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इनका जन्म हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश कीजिए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो सकता है। चलिए तो इनका जन्म की अगर बात करें तो 1253 में तो साथियों इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, एटा में इनका जन्म हुआ था। कासगंज भी कभी कभी लिखा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। कव्वाली का जनक कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। सितार तबले का जनक कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो सकता है। चलिए पंचायती राज व्यवस्था साथियों कब लागू की गई आपसे पूछा जा रहा है, तो 1959 में लागू की गई। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि बिहू लोकनृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, यानी कि बिहू लोकनृत्य जो है ये किस राज्य में किया जाता है, तो ये तो साथियों असम में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। बिहू के अलावा एक बुगरम्मा है, बुगरम्मा भी असम में किया जाता है, बिछुआ भी असम में ही किया जाता है, और कली गोपाल भी असम में किया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये डेट आपको जरूर ध्यान रखना है, पूरी डेट मैं आपको बताऊंगा। 4 फरवरी 1922 क्या इसका राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि चौरी चौरा कांड साथियों 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ। कहां पर हुआ, तो गोरखपुर जिले में एक स्थान है चौरी चौरा, वहां पर यह घटित हुआ। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, देखिए
ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल आपके सामने आ गए, यानी कि कौन से खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डेविस कप यानी कि टेनिस के खेल में तो डेविस कप दिया जाता है, बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर बात करें गोल्फ के खेल में राइडर कप दिया जाता है, बिल्कुल सही। बैडमिंटन के क्षेत्र में साथियों उबेर कप दिया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन टेनिस में मर्डेका कप दिया जाता है, तो मैं कहूंगा नहीं भैया, मर्डेका कप जो है वो टेनिस के खेल में नहीं दिया जाता है, बल्कि फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो ये क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो मैंने साथियों पूरी उम्मीद की कि इन 50 प्रश्नों को आपने देखा होगा, और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित मैंने 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए हैं, तो लगभग ये 150 से 200 प्रश्न हो गए। मेरा ऐसा मानना है साथियों क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और उसके अलावा साथियों 2 से 3 क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनको अगर आप लोग देख लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी तैयारी भी बहुत ही पुख्ता हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चैनल पर साथियों नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बताइएगा, जय हिंद लिखिएगा उसमें साथियों, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।